तुम मुझे एक आँख नहीं पसंद, फिर भी तुम्हें अपनी बीवी के रूप में देख मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो तुम कैसे सुकून से रह सकती हो? अबीहा के बाल मुट्ठी में दबोचते वो घुर्राया तो अबीहा आंखें मीच गई। तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे अपना दर्दनाक माजी याद आता है। मैं तुम्हारा मुस्तकबिल अपने माजी की तरह खौफनाक और दर्दनाक बनाऊंगा, ये वादा है मेरा। अबीहा को कमरे से बाहर घसीटते वो बैकयार्ड में लाया था, जहां उसके पालतू शेर का पिंजरा था, जिसे देखते अबीहा की जान निकलने लगी। नहीं नहीं फाइक, प्लीज़, मैं आपकी हर बात मानूंगी, मुझे वहां मत ले जाए। खुद को छुड़ाते हुए वो चीखने लगी। तुम मेरी हर बात मानोगी? ठीक है, उतारो अपना दुपट्टा, उतारो ये लिबास। फाइक उसे ज़मीन पर फेंकते सर्द लहजे में बोला तो अबीहा का जिस्म लरज़ उठा। अगले लम्हे खान बाबा, मैंने फ़ैसला कर लिया, मैं सवात जा रहा हूँ और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। उसने खड़े खड़े जैसे ही खान बाबा को ये खबर सुनाई थी तो खान बाबा, जो कि उसकी चाय प्याली में डाल रहे थे, एक जगह पर साकित हो गए। वो उसके इस फैसले पर ताज्जुब का इजहार करने लगे। अरे फाइक बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? सवात जा रहे हो? पता है ना, उसी हवेली ने तुमसे क्या कुछ नहीं छीना, तुमसे सब कुछ छीन लिया, फिर भी तुम वहाँ जा रहे हो, क्यों? खान बाबा ने बेचैनी के साथ बैठकर वो प्याली फाइक को थमाई थी। फाइक, जो कि इससे पहले सिगरेट के कश पे कश भर रहा था, खान बाबा की बात सुनकर मुस्कुराहट दबाकर गहरी सांस खींचता धुआं फिजा में छोड़ते हुए बोला, फिर दर्द भरे अंदाज में बोला, भूल गए हैं खान बाबा, जब इंसान से सबसे बड़ी कोई चीज़ उसकी छीन ले तो उसको क्या करना चाहिए? खान बाबा ने हैरत से उसे देखा। फाइक ने दीवार की तरफ घूरते हुए कहा, उनका सवाल शुरू हो जाता है। अब मैं सिर्फ बदला लेने के लिए वहां जाऊंगा, एक एक से गिन गिन कर बदला लूंगा। वो सामने वाली दीवार को ऐसे घूर कर बोल रहा था जैसे उस दीवार में सब हवेली वालों की जान बसती हो। तभी तो खान बाबा ने उसके गुस्से को कम करने के लिए प्यार से उसके कंधे पर थपकी दी और उसे यकीन दिलाया, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा बेटा, तुम अपने आप को अकेला कभी मत समझना। हाँ, ये बात सच थी कि उन दोनों का साथ यहीं तक का था। खान बाबा ही तो 10 साल पहले फाइक को संभाल लाए थे, वो पूरे 10 साल तक उसका सहारा बने रहे। वो वक्त भी गुजर गया। खान बाबा ने ही तो उस फाइक को इस काबिल बनाया था कि अब वो पूरे दुबई में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन माना जाता था। सब बिजनेसमैन उसी से ही रजू करते थे। बिजनेस के सिलसिले में खान बाबा वापस अपने शहर चले गए थे। फाइक के लिए अब वक्त आ गया था कि दुबई को हमेशा के लिए छोड़ दे। जाते जाते उसकी नज़र अपने रूम पर गई, तभी उसके सामने वो तस्वीर आई जिसने उसे याद दिलाया कि उसका सब कुछ बिछड़ चुका था। उसके बदले उसे जो एक नया दोस्त मिला था वो जैकी ही तो था। वो जैकी को कैसे खुद से दूर कर सकता था? जैकी, फिक्र मत करो, तुम भी मेरे साथ पाकिस्तान जा रहे हो। उसने जैकी की तस्वीर पर अपने हाथ फेरते मुस्कुराहट के साथ खुद कलामी की थी। फिर फ़ोन उठाकर किसी को कहा, मुझे जैकी हर हाल में पाकिस्तान चाहिए, वो मेरी हर खुशी गमी में मेरे साथ रहेगा। अब ये तुम पर है कि तुम उसे कैसे पाकिस्तान पहुंचाते हो। उसने गोया हुक्म दिया और फ़ोन बंद कर दिया। कुछ घंटों बाद उसकी फ़्लाइट थी। ये सब क्या हो रहा है मम्मा? पिछले एक दिन से देख रही हूँ काफ़ी तैयारियां हो रही हैं। आखिर कौन आ रहा है? पहले तो कभी ऐसे हवेली को नहीं चमकाया गया था। ये बाबा का ऐसा कौन सा रिश्तेदार आ रहा है? अब यह जो अभी कॉलेज से आई थी, इतनी सजावट और एहतमाम देखकर हैरत में पड़ गए। उसने अपनी अम्मा से सवाल किया, आहिस्ता बोला करो, देख लेना जो आएगा, हमें भी नहीं पता कि कौन आ रहा है। फिर रोज़ा बेगम ने तुर्श लहजे में अपनी बेटी को डांटते कहा, ठीक है, मत बताएं, मैं खुद ही भैया से पूछ लेती हूँ। अब यह सीढ़ियाँ फलंगती अवैस के कमरे में गई। भैया भैया, कौन आ रहा है जिसके लिए इतना सब कुछ हो रहा है? मुझे तो अब जलन हो रही है। अवैस, जो अपने ख्यालों में गुम था, अपनी छोटी बहन को अचानक आते देख फ़ौरन ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। अरे छोटी, कितनी दफ़ा कहा है कि दरवाज़ा नॉक करके आया करो। हाँ पूछो, क्या पूछना है? वो इतनी लापरवाही से बोला जैसे उसकी पहली बात सुनी ही ना हो। भैया क्या हो गया? मैं पूछ रही हूँ कि कौन आ रहा है, क्यों हवेली सजाई जा रही है इतनी? अबिया ने फिर से मासूमाना अंदाज में सवाल किया। उसके बाद अवैस के चेहरे पर गुस्से के तासुरात है। ये तो तुम पापा से पूछो ना, पता नहीं उन्हें क्या सूझा है कि फिर से गड़े मुर्दे उखाड़ने जा रहे हैं। उसने दांत भींच कर कहा। अबिया को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कहना चाह रहा है। भैया ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं समझी नहीं, उसने उलझे हुए लहजे में पूछा।
अवैस ने मुस्कुरा कर कहा, अबिया तुम जानती हो ना, हमारी बुआ का एक बेटा था। उसने उसे आराम से समझाने की कोशिश की। अबिया ने आंखें सुखेड़ कर कुछ याद करने की कोशिश की। फिर उसे कुछ धुंधला सा याद भी आया। जब वो पूरे 5 साल की थी, उसकी बुआ का बेटा फाइक अजीब मिजाज का हामिल था। हर किसी से लड़ता रहता, अकेला रहता। फिरोज़ा बेगम अपने दोनों बच्चों को यही कहती थी कि उससे दूर रहना, पता नहीं कब किसी को मार पीट दे और पता भी ना चले। फिर अबीहा को वो लड़ाई याद आई जिसने उसके भाई से एक टांग छीन ली थी उसकी। वो लड़ाई वो कैसे भूल सकती थी। माजी की याद से निकलकर उसने दांत पीसते अपने भाई से कहा, भैया याद है मुझे, मतलब फाइक वापस आ रहा है। पर क्यों आ रहा है वापस? बाबा ने क्या इतनी जल्दी उसे माफ़ कर दिया? मुझे उनसे ये उम्मीद ना थी। कम अज़ कम आपकी हालत पर ही एक नज़र डाल लेते उसे वापस बुलाने से पहले। अबीहा ने अपने भाई की एक टांग पर नज़र डाली जो बैसाखी के सहारे बैठा था। उसकी एक टांग अब एक आम इंसान से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अवैस ने ठंडी सांस ली और कहा, कोई बात नहीं छोटी, फाइक समझता है कि हम उसके दुश्मन हैं। शायद बाहर की हवा देखकर उसे पता चल गया होगा कि यहाँ मुफ्त की रोटियाँ खाना कितना आसान है। अब तंग आ गया होगा, थक हार कर वापस आ रहा है। पर इस बार तो मैं उसे मुफ्त की रोटियां बिल्कुल नहीं तोड़ने दूंगा। अगर यहाँ रहना है तो कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा ना उसे। उसने खुद से आज़म किया। अबीहा अपने भाई की बात सुनकर पहले तो परेशान हुई, क्योंकि वो तो कुछ और ही समझ रही थी। फिर दोबारा माजी की यादों में खो गई। जब फाइक 12 साल का अकेला बड़े से हॉल में बस अपने माँ बाप की मैयत के सामने गुमसुम सा बैठा रो रहा था, अबीहा उसे ऐसे अकेला देखकर सहम गई थी। वो फौरन अंदर गई थी ताकि अपनी माँ को बुला सके कि फाइक वहाँ क्यों बैठा है। मामा देखें तो सही, फाइक अकेला बैठा है। और बुआ को क्या हुआ है? जब उसकी माँ ने डांट कर उसे कहा, क्यों बाहर गई हो, मत जाओ बाहर। अपने माजी के बारे में सोचकर अबिया के दिल की धड़कनें तेज़ हुई। अचानक वो सोचने लगी कि फाइक कैसा होगा। बचपन में ही उसकी फाइक से बहुत बनती थी। हैरानी होती थी उसे कि कोई भी फाइक को देखना तक गवारा ना करता। उसके बावजूद वो फाइक से इतनी अपनायत क्यों महसूस करती थी? वो अपनी उंगलियों पर यह गिन रही थी कि फाइक से कितने साल छोटी है। उन दोनों के बीच 10 साल का फ़र्क था। और फाइक 30 साल का हो गया होगा। वो सोचकर उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थी। क्या फाइक भी उसे याद करता होगा? वो यही सोच रही थी। तंजीला और रोहान 2 बहन भाई थे जो कि पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, जबकि यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं था कि बेटी अपनी पसंद की शादी कर ले। लेकिन तंजीला कब फरहान के इश्क में गिरफ्तार हुई उसे पता ही ना चला। वो जानती थी कि कोई भी इस बात को कबूल नहीं करेगा, और यूं उसने चुपके से फरहान से शादी कर ली। शादी के 1 साल बाद उनके यहाँ फाइक पैदा हुआ। रोहान साहब ने फिरोज़ा से निकाह किया था, जिनसे उनकी 2 औलादें थी, एक अवैस और दूसरी अबिया। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि उनकी बहन तंजीला, जो बिज़नेस के सिलसिले में लाहौर गई थी, वहाँ अपना एक अलग घर बसा चुकी हैं। तंजीला वापस तभी आई जब उनके शोहर को दिल का दौरा पड़ा। उनके पास इलाज के पैसे नहीं थे और यूं वो अपने भाई के पास मदद के लिए आई थी। रोहान ने जैसे ही अपनी बहन के साथ उसके 15 साला बेटे को देखा था, वो सख्ते में आ गए थे। अपनी बहन का इतना बड़ा धोखा वो बर्दाश्त नहीं कर सके। इस दुख की वजह से उन्होंने साफ इनकार कर दिया, मैं तुम्हारे शोहर का इलाज बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगा। उन्हें अब वो सब कुछ याद आने लगा कि कैसे तंजीला हमेशा शादी से इनकार कर देती थी, क्योंकि तंजीला की मंगनी बचपन से उसके चचाजाद से तय हो चुकी थी, जो कि अभी तक उसका इंतज़ार कर रहा था। लेकिन तंजीला की नेचर से सब वाकिफ़ थे। वो आज़ाद ख़याल लड़की थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, जिसकी वजह से वो लाहौर में बिजनेस कर रही थी। यही सोचकर गुस्से से रोहान ने इनकार कर दिया था, मैं तुम्हारे शोहर की सेहतयाबी के लिए सिर्फ दुआ कर सकता हूँ, लेकिन माली मदद बिल्कुल नहीं करूँगा, और यही तुम्हारी सज़ा है। तंजीला हाथ फैलाने लगी। फाइक ये सारा मंजर बखूबी देख रहा था। वो बहुत ज़हीन बच्चा था, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी माँ की तजलील हो रही थी। तभी वो रोहान साहब से बोला, अंकल आप मेरी अम्मा से ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? आप तो इनके भाई लगते हैं। भाई ऐसे होते हैं क्या? वो 15 साल का था, लेकिन ज़हनियत उसकी काफ़ी मैच्योर लेवल की थी। तंजीला ने फ़ौरन उसे चुप करवा दिया, बेटा बड़ों की बातों में दखल अंदाजी बच्चे नहीं करते हैं, जाकर अपने कज़न्स के साथ खेलो। अवैस ने एक नज़र फाइक को देखा और फिर आंखें फेर लीं, जबकि अबीहा उसे देख देख मुस्कुरा रही थी।
फाइक भी उसे देख मुस्कुरा दिया और फिर यूं तंजीला ने कुछ देर बाद फाइक का हाथ थामा और उस हवेली से वापस चली गई। लेकिन रूहान साहब पर आसमान तब टूट पड़ा जब उन्हें खबर मिली कि उनकी बहन मुर्दा हालत में पाई गई है, जबकि उनके बहनोई भी जान की बाजी हार चुके हैं। ये खबर सुनते ही वो लाहौर पहुंच गए थे। इस पुरअसरार और सुनसान छोटे से घर में जब उन्होंने कदम रखा तो सामने 2 मैयतें देख उनका दिल टूटा था। 15 साला फाइक अभी भी वैसे ही बैठा था, उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। रूहान साहब ने अपने भांजे को गले लगा लिया, लेकिन फाइक के दिल से वो सब कुछ अभी नहीं निकला था। ना ही उसका दिमाग ये मानने को तैयार था कि उसके माँ बाप की मौत की वजह सिर्फ और सिर्फ ये ख़ानदान है। उस छोटे से बच्चे ने चिल्ला कर कहा था, देखें अंकल, दूर हो जाएं, देखें मेरे मामा बाबा आराम कर रहे हैं, आप डिस्टर्ब मत करें उन्हें। रूहान साहब की आंखों से आंसू जारी हो गए थे, जबकि फिरोज़ा बेगम दिल ही दिल में खुद को कोस रही थी कि न जाने अब क्या होगा। पूरे ख़ानदान को यही लगेगा कि रूहान साहब की वजह से ये दोनों मियाँ बीवी चल बसे। रूहान साहब ने यही फैसला किया कि वो भांजे को वापस सवात ले आएंगे। जैसे तैसे करके वो फाइक को अपने साथ सवात ले ही आए थे। रूहान साहब उससे काफ़ी प्यार करते थे, लेकिन फाइक के दिल में नफ़रत का जो पौधा उगा था वो बढ़ता ही जा रहा था। वो एक कांटेदार पेड़ बन चुका था। आसपास वो किसी को नहीं आने देता था अपने। जब भी वो अबिहा को देखता तो यही सोचता था कि वो तो एक छोटी सी बच्ची है, आखिर उसका क्या कसूर है। ये सोचकर वो उसके साथ खेल लेता, लेकिन अवैस को देखकर उसका खून खोल उठता था। तभी एक रोज़ उन दोनों की लड़ाई हुई। उनकी लड़ाइयाँ वक्तन फ़वक्तन बढ़ती जा रही थी। एक दिन रूहान साहब ने अबिहा से पूछा, अबिहा बेटा, आप बताएं किसकी गलती है? आपने तो लड़ाई अपनी आंखों से देखी, बताएं अवैस की गलती है या फिर फाइक की? अबिहा को लड़ाई याद आने लगी कि कैसे अवैस ने फाइक को ताना दिया, तुम्हारे तो माँ बाप भी नहीं हैं, तुम तो बेचारे हो, हमारी कमाई खाते हो, हमारे बाप का पैसा खाते हो, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं होती। और यूं फाइक का सब्र जवाब दे चुका था। उसने गुस्से में आकर अवैस को वहीं थप्पड़ मारा। अबिहा वहीं पर थी, लेकिन अबिहा जानती थी कि अगर उसने अपने भैया का नाम लिया तो उससे नाराज़ हो जाएंगे। वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि अपने भैया का नाम ले। तभी उसने बगैर किसी शर्मिंदगी के अपने बाबा से कहा, बाबा, मैंने अपनी आंखों से देखा, इसी ने अवैस भाई को रख के थप्पड़ मारा। उसने फाइक की तरफ इशारा किया। ये सुनकर फाइक के चेहरे का रंग उड़ा, उसे यकीन नहीं आ रहा था। तभी तो सबके सामने फाइक ने गुस्से से अबिहा का बाजू मरोड़ा। अबिहा, कितनी झूठी हो तुम भी इन्हीं की तरह। मुझे लगा था कि तुम इन सब से अलग हो। लेकिन अगले ही पल रूहान साहब ने अपने भांजे को उसकी हरकत पर डांटा था। खबरदार, जो मेरी बेटी को हाथ भी लगाया, दूर हो जाओ इससे। फाइक 2 कदम दूर खड़ा हुआ, उसकी निगाहें बिल्कुल नीची थी। उसे आज तक उसके माँ बाप में से किसी ने नहीं मारा था और ना डांटा था। आज पहली दफ़ा कोई उसे डांट रहा था, और वो उसके अपने मामू थे, जिन्हें वो माँ बाप की मौत का कसूरवार समझता था। उसने बस डांट बर्दाश्त की और अपने कमरे की तरफ चला गया और खुद को कोसने लगा। उसे जब भी गुस्सा आता था खुद पर ही उतारता था। वो उस जख्म को भरने नहीं देता था जो उसकी दाएं हाथ की हथेली पर हमेशा रहता। जब भी गुस्सा आता वो उस जगह की खाल उधेड़ता रहता। आज भी उसने यही हरकत की और फिर गहरी नींद सो गया था। उसे पता भी नहीं चला। उसके दिल में अवैस के लिए जो लावा पक रहा था अब बढ़ता जा रहा था। और फिर उस रोज़ उसके कमरे का दरवाज़ा बजा। उसने जैसे ही खोला, नन्ही अबिहा कमरे में खड़ी थी। फाइक ने गुस्से से कहा कि यहाँ क्या कर रही हो, दफा हो जाओ मेरे कमरे से, झूठी हो तुम, मुझे झूठे लोगों से सख्त नफ़रत है, तुम्हारे पूरे ख़ानदान से नफ़रत है मुझे, देखना गिन गिन कर बदले लूँगा सबसे। अबिहा मासूमियत से बोली, आखिर मैंने क्या किया है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने झूठ बोला, इसके अलावा तो मैं हमेशा तुम्हारा साथ देती हूँ ना। अबिहा ने रोती सूरत बनाकर कहा, अगर आप मुझसे नाराज़ हो गए हैं तो मेरे साथ खेलेगा कौन? अवैस भैया तो यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। लेकिन फाइक ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। अबिहा ने भी दोबारा फाइक से रब्ता करने की कोई कोशिश नहीं की। यूं उसकी नन्ही दोस्ती पल भर में टूट गई। और फिर उस रोज़ जब अवैस और फाइक के दरमियान लड़ाई हुई, गलती से फाइक ने अवैस को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। उस हादसे में अवैस सीढ़ियों से गिर गया और उसकी वो टांग हमेशा के लिए उससे अलग हो गई। तब से अबिहा ने फैसला कर लिया था कि फाइक एक गलत इंसान है। रूहान साहब भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और घबरा गए थे। ऊपर से फिरोज़ा बेगम ने अपने शोर के कान भरना शुरू कर दिए कि ये यतीम बच्चा है, अपने माँ बाप की मौत अपनी आंखों से देखी है। न जाने तंजीला ने भी। ये कहते ही वो रुक गई, क्योंकि रूहान साहब आंखें बंद करके घुटी घुटी सिसकियाँ लेने लगे। मैं क्या करूँ इस बच्चे का? वो गहरी सोच में पड़ गए। फिरोज़ा बेगम ने कहा कि ऐसा करें, बस इसे ऐसी जगह भेज दें जहाँ ये हम सब से बहुत ज़्यादा दूर हो जाए, अपनी ज़िंदगी जिए।
माशाल्लाह ज़हीन बच्चा है, कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेगा। फ़िरोज़ा बेगम ने जैसे ही कहा, रूहान साहब ने भी सोचना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने फ़ैसला कर लिया उसी वक्त कि दुबई में, जहाँ कुछ अर्सा पहले उन्होंने खान बाबा को मज़दूरी की वजह से भेजा था, फ़ाइक को भी वहीं भेज दें। थोड़ी बहुत मज़दूरी कर लेगा और अपना खा पी लेगा, वहीं पर गुज़र बसर करेगा। फ़ाइक का तो हलक तक कड़वा हुआ जब उसे पता चला कि उसके मामू उसे दुबई मज़दूरी की वजह से भेज रहे हैं। अपने कमरे में आकर उसने हर चीज़ तहस नहस कर दी। मैं किसी का मज़दूर नहीं हूँ, उसने ज़ोर से चीख कर पूरे कमरे में कहा। लेकिन वो दुबई तो ज़रूर जाना चाहता था, क्योंकि वैसे भी बाहर जाना उसका हमेशा से ख्वाब रहा था। अलबत्ता दुबई तो उसके किसी ऑप्शन में नहीं आता था, वो हमेशा अमेरिका का सोचता था। लेकिन दुबई से ही उसने अपनी नई ज़िंदगी की इब्तदा करनी थी। यूँ वो हमेशा के लिए दुबई चला गया। वो कभी भी नहीं भूल पाया था कि उसके माँ बाप, जो उसकी कुल कायनात थे, सिर्फ़ और सिर्फ इस ख़ानदान की वजह से दुनिया से चले गए। रवानगी से पहले मामू से मिलते उसने ठंडे लहजे में कहा था, मामू मैं दोबारा ज़रूर आऊँगा। हाँ, 10 साल बाद या 20 साल बाद, लेकिन आऊँगा ज़रूर। रूहान साहब ने भी उसे गले लगा कर कहा, इस हवेली के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे, लेकिन हाँ, कुछ बनकर ज़रूर आना, अच्छी मज़दूरी करना। ये सुनकर फ़ाइक का हलक तक कड़वा हुआ था। जब भी वो थक जाता, उसे रूहान साहब की ये बातें याद आती। फिर वो अज़्म कर लेता कि नहीं, उसे कुछ बनना है। खान बाबा वैसे तो रूहान साहब के शुक्रगुजार थे, लेकिन फ़ाइक को देख उनके दिल को तरस आ जाता था। खान बाबा के दिल से हमेशा फ़ाइक के लिए दुआ निकलती थी कि या अल्लाह पाक, इस बच्चे को वो तरक्की दे जिसका ये मुस्तहिक है। शायद उन्हीं की दुआओं का नतीजा था कि 10 साल की मेहनत के बाद फ़ाइक का शुमार बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन में होने लगा था। और यूँ अब वक्त आ गया था कि वो दुबई से वापस पाकिस्तान आ जाता। 10 साल बाद उसने अपने मामू से रब्ता किया था, जिनकी आवाज़ उन्हें बहुत हल्की लग रही थी, जैसे किसी खाई से आ रही हो। उठ जाओ अबिया, कॉलेज नहीं जाना आज। फ़िरोज़ा बेगम ने तीसरी बार आवाज़ लगाई, लेकिन आज अबिया का बिल्कुल भी जाने का मूड नहीं था, क्योंकि आज फ़ाइक जो आ रहा था। नहीं मामा, नहीं जाना, बताया तो था कि पेपर्स की वजह से एक दिन छुट्टी मिली है। फ़िरोज़ा बेगम काफ़ी परेशान हो गई। पहले तो ये छुट्टी कभी नहीं मिला करती थी, लेकिन क्या करती, रूहान साहब भी अबिया की हर शरारत पर उसका साथ देते थे। आखिर इकलौती बेटी जो थी, रूहान साहब ने सारी तैयारी कर ली थी। और जैसे ही गाड़ी का हॉर्न बजा तो रूहान साहब दाखिली दरवाजे के बिल्कुल बाहर खड़े हो गए। अपने सामने दराज कद लंबे चौड़े फ़ाइक को देख उनकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई थी। ये वो फ़ाइक तो नहीं था जिसे उन्होंने खुद दुबई भेजा था। 10 साल बाद का फ़ाइक बिल्कुल बदला हुआ था। वो संजीदा मिजाज, हल्की दाढ़ी वाला, पैंट शर्ट में मलबूस, किसी रियासत के शहजादे की तरह दिख रहा था। रूहान साहब की आंखें नम हुई। उन्होंने आगे बढ़कर फ़ाइक को गले लगा लिया। फ़ाइक ने भी चेहरे पर मुस्कान सजाए अपने मामू को बड़ी गर्मजोशी से अपने गले लगाया था। बारी बारी वो सबसे मिला था। उसके चेहरे पर शिकवे का कोई निशान तक नुमाया न था। अवैस भी आराम से मिला, जबकि अबिया साथ ही खड़ी थी। एक नज़र अबिया पर डालकर वो चौंक गया। तकरीबन 10 साल बाद वो अबिया को देख रहा था, जो अब एक जवान, हसीन और खूबसूरत लड़की के रूप में उसके सामने खड़ी थी। अबिया की नज़रें नीची थी। उसने फ़ौरन फ़ाइक को सलाम किया। जवाबन फ़ाइक ने बस सर हिला दिया। फ़ाइक को आए 3-4 दिन अब गुजर चुके थे। खाने की मेज़ पर रूहान साहब ने उससे सवाल किया और तारीफ़ भी की उसकी। अरे फ़ाइक, मुझे तो लगा था तुम छोटे मोटे काम करोगे, लेकिन नहीं, तुम्हारे इरादे बहुत मजबूत थे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम दुबई से एक जाने माने बिजनेसमैन बनकर वापस आए हो। लेकिन अब क्या इरादा है, क्या करना चाहते हो? फ़ाइक जो खाली दीवार को घूर रहा था, ये बात सुनकर चौंका था। उसकी नज़र अबिया पर पड़ी, जो दूर बैठी चाय के कप को देख रही थी। इस सवाल पर अबिया ने भी फ़ाइक को देखा। दोनों की नज़रों का तसादुम हुआ और फिर अबिया ने फ़ौरन पलकें झपक दी। उसके दिल की धड़कनें मुंतशिर हुई। फ़ाइक जो टेक लगाकर कुर्सी पर बैठा था, फ़ौरन से आगे होकर गला खंकार कर बोला, मामू, मेरा इरादा वहाँ पर बिज़नेस करने का पहले से भी नहीं था। मैंने बस अपने बिज़नेस की बुनियाद रखी। इरादा तो ये है कि आपके साथ बिज़नेस करूँ। बस थोड़ा शर्मिंदा भी हूँ। मैं जिस गलती की वजह से दुबई गया था, उस गलती पर मैं आज भी शर्मिंदा हूँ। शायद इसी वजह से ये चाहता हूँ कि मैं आपके बिज़नेस में आपका साथ दूँ। उसने दिल पर पत्थर रख कर ये बात कही थी। जब उसके मामू ने नासमझी के आलम में उससे पूछा, कैसी बातें कर रहे हो, कैसी शर्मिंदगी? जब वो बोला, मामू, अवैस की टांग मेरी वजह से गई। अवैस की टांग मेरी वजह से गई, जिसकी वजह से वो बिज़नेस में आपका हाथ नहीं बटा सकता। आपको काफ़ी खसारा होता है। तभी तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं अब आपका बिज़नेस आपके साथ मिलकर संभालूंगा और आपके बिज़नेस को परवान चढ़ाऊंगा।
फाइक ने एक मुस्कान चेहरे पर सजाकर रोहान साहब से कहा तो उसकी बात सुन रोहान साहब की तो बाछें खिल गई थी। ना समझी के आलम में उसे देखने लगे। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, क्या सच में तुम मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हो? जब फाइक ने सर झटक कर कहा हाँ क्यों नहीं, वो काफ़ी ठंडे दिमाग से सब कुछ कह रहा था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसका इरादा क्या है। पर मैं चाहता हूँ पहले मैं शादी कर लूँ, उसने काफ़ी लापरवाही से अपनी बात कही। अरे ये क्या कह रहे हो? हाँ वैसे तुम्हारी उम्र शादी की भी है, लेकिन लड़की कौन है? अबिहा को ऐसा लगा जैसे अगर इस जगह वो और बैठी रही तो रूह निकल जाएगी उसकी, क्योंकि फाइक की नज़रें बार बार उससे टकरा रही थी। वो काफ़ी बेबाकी से अबिहा की जानिब देख रहा था। ये सोचकर उसने चाय का कप वहाँ रखा और आराम से अपने रूम में चली गई। फिरोज़ा बेगम तो वैसे भी किचन में थी। अवैस बैसाखी की वजह से मुश्किल से नीचे आया करता था। ज़्यादा देर वो ऊपर अपने कमरे में गुजारता था। तभी फाइक भी थोड़ा सा सीधा होकर बैठ गया। मामू आप ये छोड़ें, ये बताएं कि अवैस के बारे में आपने क्या सोचा है? वो तो मुझसे भी बड़ा है और अबिहा आपकी इकलौती बेटी, क्या आप उसकी शादी खानदान से बाहर करेंगे? फाइक ने गोया रूहान साहब को परेशानी में मुब्तला कर दिया। कैसी बातें कर रहे हो? कितना परेशान रहता हूँ। काश अवैस ठीक होता तो आज मेरा सहारा बनता। रूहान साहब ने ठंडी आह भरी। तभी फाइक शर्मिंदगी के आलम में बोला, मेरी वजह से सब कुछ हुआ, मैं कुछ कर सकता हूँ क्या आपके लिए? रूहान साहब ने फ़ौरन कहा, अरे तुमने जो बिजनेस पार्टनरशिप की बात की इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए होगा? जब फाइक ने कहा, अगर आप चाहें तो अबिहा की शादी मुझसे भी करवा सकते हैं। ये सुनकर रूहान साहब के तो होश उड़ गए थे। वो खामोश हो गए। फाइक घबरा कर बोला, मेरी बात का मतलब है कि वो आपकी इकलौती बेटी है। अवैस तो पहले भी मेरी वजह से माजूर हो चुका। अगर मैं आपके लिए कुछ मज़ीद कर सकता हूँ तो यही है कि अबिहा को अपनी बीवी के तौर पर कबूल कर लूँ। रूहान साहब ने ठंडी आह भरकर कहा, मुझे नहीं लगता कि अबिहा को ये सब मंजूर होगा। तभी फाइक ने जवाब दिया, मामू क्या वो रस्म भूल गए हैं? मेरी माँ ने क्या गलती की थी? शायद ख़ानदान से बाहर शादी कर ली थी। उसकी कितनी बड़ी सज़ा दी थी आपने। मेरे डैड का इलाज नहीं करवाया और उस वजह से मेरे मॉम डैड मुझे छोड़ गए। तो क्या वो रस्में अब ख़त्म हो चुकी हैं? अगर वो मेरी माँ थी तो अब आपकी बेटी की बारी आई है। क्या आप उसकी पसंद पूछेंगे? उसकी बात सुनकर रूहान साहब को लगा जैसे वो सांस लेना भूल गए हों। वो बस फाइक को देख रहे थे, फिर नज़रें झुका गए। वो जान गए थे कि फाइक के ज़हन में आज भी वो सब कुछ फिक्स है। वो कुछ नहीं भूला कि कैसे उसके बाप के मरने के बाद उसके माँ ने भी अपने मरहूम शोहर के पास जाने का फ़ैसला कर लिया था। रूहान साहब के दिल में एक खलिश पैदा हुई, काश वो अपने बहनोई का उस वक्त इलाज करवा देते। जब फाइक को ख्याल आया कि उसने बातों बातों में क्या सच बोल दिया है, उसे नहीं कहना चाहिए था। तभी उसने कहा, मेरी बात का वो मतलब नहीं था मामू। मैं तो आपको बस ये याद करवा रहा था कि हम पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर आपने अबिहा से पूछ लिया और अबिहा ने खुदा ना खास्ता ये कहा कि उसे कोई और लड़का पसंद है, तो क्या आप उसकी शादी मेरी बजाय किसी और लड़के से कर देंगे? नहीं ना, क्योंकि वो लड़का तो वेल सेटल्ड नहीं होगा ना इतना कमाता होगा, और फिर आपका बिजनेस भी बाहर जाने से बच जाएगा। फाइक ने ये सब रोहान साहब की आंखों में आंखें डालकर सरगोशी करते उन्हें समझाते हुए कहा था। रोहान साहब ने फ़ौरन कहा, तुम बहुत अच्छी बात कर रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, फिक्र मत करो, अबिहा की शादी मैं तुमसे ही करूँगा। फाइक को लगा जैसे उसकी दुआओं की कबूलियत का वक्त आ चुका है। रोहान साहब अपने कमरे में वापस चले गए, जबकि फाइक की आंखों में सुकून और खुशी उतरी थी। वो कमरा जो कभी एक छोटे से बच्चे का था, जो मजदूरी करने दुबई जाने वाला था, अब एक कामयाब बिजनेसमैन फाइक का कमरा बन चुका था, जो कि खुद रोहान साहब ने अपनी पसंद के मुताबिक तैयार करवाया था। फाइक बेड पर दराज होकर ये सोच रहा था कि कब वो लड़की आकर उसके कमरे में उसकी दुल्हन बनकर बैठेगी। अगले रोज़ उसे कॉल आई, जैकी वापस आ चुका था। ये खबर सुनकर उसके वजूद में एक सुकून उतरा। वो अपने नए विला में अपनी ज़िंदगी के अगले हसीन मरहले में कदम रखने वाला था। और फिर कुछ दिन बाद अबिहा के सर पर एक बॉम्ब गिरा, जब उसके पापा ने उसे बताया कि उसका रिश्ता फाइक के साथ पक्का हो चुका है। अवैस को रूहान साहब ने उसके केयर टेकर के साथ कहीं भेज दिया था और वहाँ 1 महीने तक वो रहने वाला था। रूहान साहब ने अबिहा को काफ़ी समझाया। वो अबिहा वैसे भी फाइक को अपने शोहर के तौर पर ही देखती थी। जब भी अपने हमसफ़र के बारे में सोचती उसके जहन में फाइक का एक ख्याल आता। अगर वो किसी और को अपने माँ बाप और भाई के अलावा देखती तो वो फाइक ही था। रिश्ता पक्का होने के बाद फाइक ने रूहान साहब से यही कहा था कि मैं चाहता हूँ जल्द अज जल्द अबिहा का निकाह करके अपने विला में ले जाऊँ,
तब रूहान साहब चौंक कर बोले, तुम किस विला की बात कर रहे हो? इतनी बड़ी हवेली है, इस हवेली में तुम्हारा भी इतना ही हक है जितना हम सब का है। फाइक मुस्कुरा कर बोला, मामू कैसी बातें कर रहे हैं, मैं गैरतमंद मर्द हूँ। मैं बिल्कुल भी गवारा नहीं करूँगा कि मैं यूं घर दामाद बनकर आप सब लोगों के साथ रहूँ। इसीलिए तो दुबई से आने से पहले अपना विला खरीदा। फिक्र मत करें, आपकी बेटी की ज़रूरत की हर चीज़ वहाँ पर होगी। मैं उसे बहुत खुश रखूँगा। रूहान साहब कुछ देर सोच में पड़ गए, जबकि फिरोज़ा बेगम तो इस रिश्ते के खिलाफ थी। वो कहाँ बिहा और अपनी बहन के बेटे को आपस में मिलवाने की तरपा थी, लेकिन उनके सारे मंसूबों पर अब बिहा तो ये सच सुनकर चुप हो चुकी थी। फिर 1 महीने बाद जैसे ही अवैस वापस आया, उसे ये खबर सुनाई गई। उसने पहले काफ़ी शिकवा किया, लेकिन रूहान साहब ने कह दिया कि अब अपनी बात से पीछे नहीं पलट सकता मैं, और ये मेरा आखिरी फैसला है। और यूँ अब बिहा और फाइक का निकाह हो चुका था। अब बिहा के दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी कि न जाने किसी अनहोनी का अंदेशा तो नहीं कहीं उसके दिल में। वो दिल में बस यही सोच रही थी कि सब ठीक हो। कुछ देर बाद जैसे ही वो विला पहुंची, उसे ऐसा लगा जैसे सब कुछ पीछे छूट गया। उसने अपनी माँ से काफ़ी ज़िद की, मामा एक रात के लिए यहीं रुक जाए, ये भी तो अपना घर है। जब फिरोज़ा बेगम ने आंखें दिखाकर उसे समझाया, नहीं अब तुम्हारा घर है ये, अब वो तुम्हारा मैका हो गया, रोज़ रोज़ वहाँ तुम नहीं जा सकोगी, फाइक की इजाज़त से भी। अब तुम इस विला से बाहर कदम रखोगी। उसकी सारी बातें सुनकर फाइक दिल में सोचने लगा कि फाइक की मर्जी तो कभी नहीं होगी कि अभी हम मरकर भी उस हवेली जाए। फाइक ने अपनी मुमानी को अलविदा किया और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ, जिधर उसकी दुल्हन अबिहा उसका इंतज़ार कर रही थी। अबिहा उस कमरे में बैठी थी जब अचानक उसे किसी के दौड़ने की आवाज़ आई। वो तड़प कर उस कमरे से बाहर निकल आई। बगैर कुछ सोचे समझे वो भाग रही थी जब फाइक से टकरा गई। उसने सर उठाकर फाइक को देखा। फाइक सर मोरी से पूछने लगा, ऐसे क्यों भाग रही हो, क्या देख लिया है तुमने? उसकी आवाज़ में न जाने क्या था कि अबिहा को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट उतरती महसूस हुई। वो मुझे लगा यहाँ कोई है। उसने डर के मारे फाइक के कोट के कॉलर को अपने हाथों से दबोच कर खौफ से कहा। उसकी इस हरकत पर फाइक को रख के गुस्सा आया। वो जो अब तक अदाकारी कर रहा था, न जाने कैसे उसने खुद को समझाया हुआ था, उसी पल अबिहा पर फट पड़ा और बेदर्दी से उसे खुद से अलग किया। क्या हरकत है ये? क्यों मेरे नज़दीक आ रही हो? इतनी जल्दी है मेरी कुर्बत पाने की? शर्म नहीं आती तुम्हें? दूर रहकर भी तो बात हो सकती थी। बताओ किससे डर रही थी तुम? अंगारे बरसाती आंखों को उस पर गाड़ कर वो ऐसे चीखा जैसे अबिहा को अपने कानों के पर्दे फटते महसूस हुए। वो ना समझी के आलम में उसे देख रही थी। यही सोच रही थी कि अचानक से फाइक को हुआ क्या है। ये वो फाइक तो नहीं जो उस हवेली में रहता था। बोलो, कुछ पूछ रहा हूँ ना तुमसे, क्यों बुत बनकर खड़ी हो? फाइक ने उसके वजूद पर एक नज़र डालकर उससे कहा, मैंने किसी की आवाज़ सुनी है। उसने फिर से कांपती आवाज़ में फाइक को डेर कर डरते हुए कहा। जब उसके बाद फाइक को जैकी का ख्याल आया तो वो सारा मामला समझ गया। फिर भी उससे महसूस होकर फ़ौरन पूछा, हाँ बताओ किसकी आवाज़ थी? ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर हो। अभिया ने गोया उसके इल्म में इजाफा करते कहा, ओह मुझे तो पता ही नहीं था, बल्कि मैं तो तुम्हें बताना भूल गया था कि हाँ, इस विला में हमारे अलावा एक और भी मौजूद है शख्स। लेकिन खबरदार जो तुमने उसे जानवर का समझी। फिर वो उससे कहकर कमरे की जानिब इशारा करते बोला, अब जाओ कमरे में। आई सेड गो। फाइक ने उंगली से कमरे की जानिब इशारा करते हुर्रा कर कहा। अबिहा को लगा जैसे उसका हलक खुश्क हो गया हो। भागती हुई फौरन फिर से उसी कमरे में गई जहाँ उसे दौड़ने की मुसलसल आवाज़ें आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी हॉन्टेड प्लेस पर आ गई हो। जब अगले ही पल उसे ऐसा लगा जैसे खिड़की से किसी ने अंदर आने की कोशिश की हो। वो झट से बैठ के एक कोने में दुबक कर गुटी गुटी सिसकियाँ लेने लगी। मामा बाबा मेरे साथ क्या हो रहा है? पता नहीं क्या हो रहा है। मैं कहाँ फंस गई हूँ? ये सोचते ही वो रो दी। जब कमरे का दरवाज़ा खुला, फाइक ने हाथ पे कोट फैलाया हुआ था। जैसे उसकी नज़र कोने में दुबकी रोती अबिहा पर गई तो गोया उसके दिल को सुकून पहुंचा था। धड़ाम से दरवाज़ा वापस बंद करके लंबे लंबे कदम उठाता वो उसके पास आया। फिर फ़ौरन उसके सामने झुककर उसके चेहरे को थाम कर बोला, क्या हुआ?
डर गई हो? मुझे नहीं पता था कोई जैकी से भी डर सकता है। तुमने उसे हाय नहीं कहा, शायद इसी वजह से तुम्हारा डर अभी तक है। जब हेलो हाय कहोगी तो तुम्हारा डर छूमंतर हो जाएगा। चलो मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। ये कहते साथ ही फाइक ने बेदर्दी से उसका बाजू दबोचा और उसे लेकर खिड़की के पास जाने लगा, जबकि अबिया अनहोनी के एहसास से नफ़ी में सर हिलाकर उसे मना करने लगी। नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मुझे जानवरों से डर लगता है। उसने गलती से फिर से जानवर कह दिया था। उसकी बात सुन फाइक ने गहरी सांस खारिज की, सर झटक कर उठाकर उससे बोला, कितनी बार कहा है वो जानवर नहीं है, और फिर से उसे घसीटकर खिड़की के करीब ले गया, जबकि अबिया ने अपनी आंखें सब से बंद की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। माजी की सारी यादें फिर से उसके दिमाग में छाने लगी। उसने कैसे सोच लिया कि फाइक उससे मोहब्बत करता है और उसकी मोहब्बत की खातिर उससे निकाह कर रहा है। वो सब कुछ समझ गई थी, ये सब कुछ एक चाल थी। ये सोचकर उसकी आंखें एकदम को खुली। फिर एक झटके से उसने खुद को फाइक से अलग किया। बस बहुत हो गया, आपने बदले के लिए निकाह किया था ना मुझसे, छोड़े मुझे, आप एक घटिया इंसान है, वो चीख कर बोली, जबकि फाइक उसकी इस हरकत पर सटपटा आ गया। उसे लगा कि उस मासूम सी सूरत वाली अबिया को इतनी जल्दी उसकी सच्चाई पता नहीं चलेगी, लेकिन वो शायद इतना ज़हन रखती थी कि वो सब कुछ जान चुकी थी। तभी फाइक ने अगले ही पल उसे बेदर्दी से पीछे धक्का दिया। अबिया काउच पर जाकर गिरी और फिर फाइक ने चिल्लाकर उससे कहा, हाँ ये बात सच है, मैंने बदले के लिए तुमसे निकाह किया। आज मेरा बदला पूरा हो चुका, अब बारी है तुम सबके तड़प तड़प कर मरने की। जैसे मेरे माँ बाप मुझे छोड़ कर गए थे, वैसे ही तुम्हारे मॉम डैड भी देखना तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, और फिर तुम सबको पता चलेगा कि मॉम डैड को अपनी आंखों के सामने जाते देखने का दर्द क्या होता है। फाइक की बातें सुनकर अबिया के औसान ही खता हुए थे। फ़ौरन हाथ जोड़कर बोली, ऐसा मत करना, आप ऐसे नहीं हो, आखिर इसमें मेरा क्या कसूर है। तभी वो बोला, तुम्हारा कसूर बिल्कुल नहीं है, तुम्हारे बाप का कसूर है। लेकिन ये बात भी है कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। अगर तुमसे शादी की है तो सिर्फ इस वजह से, ताकि तुम्हें अपने इस खौफनाक और दर्द भरे माजी की कुछ रमक दिखा सकूं, तुम्हें बता सकूं, बावर करा सकूं कि मुझ पर क्या बीती थी। ये तो कुछ भी नहीं है, तुम तो वैसे ही डर रही हो, शोहर हूँ तुम्हारा, मुझसे तो तुम्हें वैसे भी नहीं डरना चाहिए। मुस्कान चेहरे पर सजाकर उसने अबिया से कहा, जबकि अबिया फ़ौरन से पीछे हुई थी। मैं आपकी बीवी हूँ, अब आप मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। मैं पहले आपके ख़िलाफ़ कभी नहीं गई, ना अब आपकी बीवी बनकर आपके ख़िलाफ़ जा सकती हूँ। फिर आखिर आप मुझे इस सब में क्यों घसीट रहे हैं? आपकी दुश्मनी मेरे पापा से है ना, फिर इस सब में मुझे क्यों घसीट रहे हैं? वो फूट फूट कर रो दी। उससे बस यही फरियाद कर रही थी। जब वो कुछ देर के लिए खामोश हुआ, फिर गहरी सोच में पड़कर वो उससे बोला था, क्या तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो? फाइक उसकी आंखों में घूर कर देखते हुए बोला। अबिया को लगा न जाने वो उससे क्या मांग ले। बताओ, जवाब दो, बीवी हो ना तो कुछ भी कर सकती हो ना मेरे लिए। उसने फिर से उसके करीब बढ़ते उससे सवाल किया। अबिया ने कांपते हुए सर हिलाया तो फाइक बोला, ठीक है फिर तैयार हो जाओ, आज रात मैं तुमसे सारे हक ले लूँगा। ये सुनते ही अबिया का वजूद सुन्न हुआ। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि फाइक इतना बेहिस हो सकता है, पर अबिया जान गई थी कि उसके दिल में उसके ख़ानदान वालों के लिए कितनी नफ़रत थी, और वो अबिया को भी अपने साथ उस नफ़रत की आग में जलाने वाला था। उसे लगता था कि ऐसा करके वो उन सब से बदला लेगा। अबिया को यहाँ आए 2 दिन गुजर चुके थे। वो अभी भी जैक के धरने से डर जाती थी। उसने पूरे विला में अपना मोबाइल तलाश किया, लेकिन उसके पास उसका मोबाइल नहीं था। उसे अच्छी तरह याद था कि वो अपने मोबाइल को अपने साथ लेकर आई थी। शायद ये फाइक की ही हरकत थी। उसने अबिया का मोबाइल तक छुपा दिया था, यहाँ तक कि पूरे विला में कोई फ़ोन नहीं था। अबिया को आहिस्ता आहिस्ता सब समझ आ रहा था। फाइक यही चाहता था कि वो अपने ख़ानदान वालों से बिल्कुल ना मिले। अब वो सारा दिन आंसू बहाती रहती, जबकि फाइक न जाने कहाँ होता। अबिया को ये तक पता नहीं था, लेकिन फाइक तो शादी के अगले रोज़ ही हवेली चला गया। रोहान साहब ने जब उससे पूछा कि अबिया कहाँ, क्यों नहीं आई, तो फाइक उदास हो गया। अपने चेहरे पर उदासी लाकर उसने अपना सर अपने दोनों हाथों में गिराया। तभी रोहान साहब बहुत परेशान हो गए। अरे फाइक, मेरी बेटी कहाँ है? मेरा बच्चा मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? शादी को 1 दिन हुआ, देखो सारी तैयारी उसी के लिए तो की थी ना, बताओ वो ठीक तो है ना? तब फाइक बोला, मामू मैं क्या बताऊँ, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। उसकी इतनी मिन्नतें की कि डैड कब से इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी समझाया, लेकिन दरअसल मुझे शेर पालने का बहुत शौक़ है, तभी मैंने जैकी को अपने विला में रखा है। उसने जब जैकी को देखा तब से उसके साथ लगी हुई है, ना तो मुझे टाइम दे रही है और ना ही
यहाँ आ रही है। और फिर जब मैंने उसे कहा कि हवेली जाओ तो फ़ौरन मना करने लगी कि नहीं, हवेली नहीं जाना, जैक के साथ रहना है मुझे। अब आप खुद बताएं मैं क्या करूं उसका। फ़ाइक ने जैसे ही कहा तो रूहान साहब के होश उड़ गए। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है मुझे खुद अबिहा से मिलने जाना चाहिए। वैसे भी काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन टाइम नहीं मिलता। मैं विला भी देख लूँगा। वैसे तो बेटियों के घर आने का कोई रिवाज नहीं हमारे ख़ानदान में, लेकिन तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ। रोहान साहब ने काफ़ी अपनाइयत के साथ फ़ाइक से कहा। जब फ़ाइक ने अगले ही पल धड़कते दिल के साथ कहा, नहीं मामू, ऐसी बात नहीं, आपका अपना घर है, आइए, ज़रूर आइए। पर फिरोज़ा बेगम ने उनके कान में खुसर पुसर की थी। अरे पहला ही दिन है शादी को, कुछ अरसे बाद चले जाइएगा, क्या कहेंगे ख़ानदान वाले। रोहान साहब जो जाने को बिल्कुल तैयार थे, अपनी बेगम की बात सुनकर बैठ गए वापस, बहाना बनाकर इनकार करने लगे। फ़ाइक ने गहरा सांस भरा था। शाम को जब वो वापस आया तो अबिहा की हालत देखकर ठिठक गया, जो लाउंज में काउच पर बेसुध पड़ी सो रही थी। चेहरे पर आंसुओं के मिटे मिटे निशान थे, जो इस बात की अलामत थे कि वो ताज़ा ताज़ा रोकर सोई है। उसने फ़ौरन से अबिहा का गाल थपथपाया। अबिहा, उठो यहाँ से, कहाँ सो रही हो तुम? जब अगले ही पल उसका बाजू ढीला होकर नीचे लुढ़क गया। फ़ाइक को ऐसा लगा जैसे उसके होश उड़ गए हो। उसने फ़ौरन अबिहा को उठाने की कोशिश की, लेकिन शायद वो बेहोश हो चुकी थी। कुछ देर बाद डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जैसे ही फ़ाइक को देखा तो वो बोला कि लगता है आप अपनी बीवी को ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं बहुत। देखें ये बहुत वीक हैं, जितना हो सके इन्हें खुश रखें। डॉक्टर तो चला गया। फ़ाइक ने सुकून का सांस लिया और अबिहा के सामने खड़ा, क्या तमाशा है ये? हाँ, कौन सा स्ट्रेस दिया है मैंने तुम्हें? जितना स्ट्रेस तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे दिया था ना, ये तो उसके मुकाबले में 1% भी नहीं। तुम तो इतना सा भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। लगता है तुम्हें असल स्ट्रेस दिखाना ही पड़ेगा। ये कहते उसने अबिहा का हाथ थामा और टेरेस की तरफ ले गया उसे, जहाँ उसने जैकी को बांधा हुआ था, जबकि अबिहा की तो हवाइयाँ उड़ी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। जैकी को अपने सामने देख फ़ाइक के साथ चिपक चुकी थी वो। नहीं देखिए, आप मेरे साथ ये सब मत करें। आपने जो जो कहा मैंने वो सब किया, मैंने आपकी हर बात मानी, फिर आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं? उसने फ़ाइक को ऐसे थामा हुआ था जैसे वो सच में उसे जैकी के पास छोड़ देगा, इससे पहले कि वो मज़ीद उसके साथ कोई ज़बरदस्ती करता। जब अबिहा की आंखें बंद होने लगी, उसका वजूद बिल्कुल बेजान हो गया। उसने अपना सर थाम लिया। कुछ देर बाद बेहोशी की हालत में अबिहा बस यही मिनमिना रही थी, मेरे साथ ये सब मत करें, मुझे डर लग रहा है। ये कहते कहते एक चीख के साथ उसकी आंख खुल गई। फ़ाइक जो उस वक्त सिगरेट सुलगा रहा था, अबिहा को होश में आता देख उसके पास आया। अबिहा अभी भी काफ़ी डर रही थी, उसका वजूद कँपा रहा था। तंग आकर फ़ाइक ने उसे समझाया कि ठीक है, वो उसे वापस भेज देगा, वो इस विला में नहीं रहेगा, अब तो खुश हो। जबकि अबिहा अभी भी बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो गुस्से में बोला, क्या चाहती हो तुम? अब मैं क्या करूं? अबिहा जो बस रोए जा रही थी फ़ौरन बोली, मुझे वापस हवेली ले जाएं, मुझे मामा बाबा से मिलना है, प्लीज़ मुझे ले जाएं। उसकी बात सुनकर फ़ाइक ने सबसे अपनी आंखें भींच लीं। वो कहाँ उनसे सब बदला लेना चाहता था, कहाँ पूरे ख़ानदान को तड़पाना चाहता था, लेकिन मजाल है उसका कोई प्लान कामयाब हो जाता। ओके, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसकी बात सुन अबिहा रोना बंद कर चुकी थी। कैसी शर्त? तभी फ़ाइक उसके पास आया और खूंखार नज़रों से देखते बोला, मेरी शर्त यह है कि तुम वहाँ जाकर किसी को नहीं बताओगी कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ क्या करता रहा हूँ, और ना ही ये बताओगी कि मैंने तुम्हें वहाँ नहीं जाने दिया था। हम दोनों एक हैप्पी कपल की तरह जाएंगे, और जो कोई तुमसे कोई भी सवाल करे तुम्हें उसका हंसकर अच्छा जवाब देना है। ओके? फ़ाइक ने मुस्कुराकर उसका गाल थपथपाकर प्यार से उसे कहा। उस प्यार के पीछे छुपी धमकी को अबिहा अच्छे से समझ गई थी। अबिहा तो बस ये चाहती थी कि किसी तरह वो अपने मामा बाबा से मिल ले, उसे और कुछ नहीं चाहिए था। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, अच्छा सा तैयार होकर नीचे आ जाओ। ये कहते ही वो वहाँ से उठकर बाहर निकल गया। फ़ाइक ने फ़ौरन मुलाजिम को हुक्म दिया कि जैकी को वापस ले जाए। वो फ़िलहाल बिल्कुल नहीं चाहता था कि अबिहा की वजह से उसे परेशानी हो। आहिस्ता आहिस्ता जैकी की अबिहा को आदत हो जाती। ये काम उसने बात पर छोड़ दिया। अबिहा को लेकर वो हवेली आया। अबिहा को इतना खुश देखकर हर कोई फ़ाइक को दाद दे रहा था। अरे वाह, हमारी बेटी को तो तुमने बहुत अच्छे से रखा हुआ है।
पता है, जब बेटियां खुश हों तो बेटियों से ज़्यादा दामाद अजीज़ हो जाते हैं। रूहान साहब ने फाइक को खुशी खुशी कहा, जब अगले ही पल फिरोज़ा बेगम की नज़र अबीहा की लाल कलाई पर गए, जिधर फाइक की उंगलियों के निशान थे। फिरोज़ा बेगम को तो होल उठने लगे। बहाने से वो अबीहा को अपने कमरे में ले गए। अबीहा, ये सब क्या है? जल्दी बताओ, फाइक ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? वो दोनों हाथों से अबीहा को थाम कर यहाँ वहाँ देखने लगी, जबकि इस हरकत पर उसके रंग उड़े थे। दिल में यही सोचने लगी कि अगर सच्चाई पता चल गई तो उसकी दुनिया तबाह हो जाएगी, उसकी शादी टूट जाएगी, तो फिर कौन उससे शादी करेगा। घबरा कर बोली, मामा कैसी बातें कर रही हैं? आपको तो पता है कि फाइक का पालतू जानवर है जैकी। मैं उसके थोड़ा और करीब चली गई तो फाइक को लगा कहीं वो मुझे नुकसान न पहुंचा दे। तब जल्दी से फाइक ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। अबीहा ने कहते ही नज़रें झुका दी। तब फिरोज़ा बेगम ठंडी आह भर गई थी। वापसी पर फाइक ने अबीहा से यही सवाल किया, किसी को कुछ बताया तो नहीं ना? अगर बताओगी तो तुम्हारी अपनी गलती होगी, तुम्हारी ज़िंदगी अजाब बना दूंगा मैं। मेरा क्या है? वो बार बार बस यही बावर करवा रहा था कि उसकी कोई गलती नहीं। अबीहा ने उसे तसल्ली दी कि उसने किसी को कुछ नहीं बताया। फाइक यही चाहता था कि वो मुमकिन कोशिश करेगा अपने मामू से बदला ले सके, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। जब अबीहा को रोता देखता तो अबीहा की वो मासूमियत उस पर हावी हो जाती और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन रूहान साहब ने ये अंदाज़ा ज़रूर लगा लिया था कि फाइक अबीहा पर बहुत रौब जमाता है। अबीहा महीने में सिर्फ एक दफ़ा हवेली आकर मिला करती थी उनसे। हालांकि हवेली उस विला से तकरीबन 10 मिनट की दूरी पर थी। और फिर एक रोज़ अबीहा को ये पता चला कि वो माँ बनने वाली है। वो इतनी खुश नहीं हुई। वो कहाँ ये ख्वाब देखती थी कि उसकी ज़िंदगी चहकती हुई होगी, लेकिन वो ये जान गई थी कि ज़रूरी नहीं कि शादी के बाद इंसान की ज़िंदगी फ़िल्म या ड्रामों की तरह हो। उसने जैसे इस खुशी का इजहार फाइक से किया तो फाइक ने भी कोई रद्द अमल नहीं दिया, जैसे उसे कोई फ़र्क ना पड़ा हो। और इस बात ने अबीहा का दिल तोड़ दिया था। लेकिन वो इतना ज़रूर जान गई थी कि फाइक उसे जताता नहीं है, लेकिन उसका ख्याल बहुत रखता है। आहिस्ता आहिस्ता फाइक का वो प्लान मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुका था। जिसकी खातिर अबीहा से उसने निकाह किया था, वो अबीहा का बहुत ख्याल रखता। और फिर आखिरी दिनों में अबीहा ने उससे ये दरख्वास्त की थी कि वो वापस हवेली जाना चाहती है। यूँ उसने 2 महीने हवेली में गुजारे। फाइक वापस दुबई चला गया था। 2 महीने बाद उसे दुबई से वापस आना था पाकिस्तान। वो सिर्फ और सिर्फ अबीहा और अपने आने वाले बच्चे के लिए वापस जा रहा था। फिर वापस आते उसे ये खबर मिली कि वो एक बेटी का बाप बन चुका है। फारिया के आने से फाइक और अबीहा के बीच जो दूरी थी रही सही, वो भी मिट चुकी थी। फाइक के रवैये पर फारिया से काफ़ी असर पड़ा था। वो अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था और फिर ज़िंदगी में पहली दफ़ा उसने अबीहा से इजहार मोहब्बत किया जब अबीहा की सालगिरह थी। फाइक को याद आया कि कैसे उसने पहली दफ़ा अबीहा की सालगिरह मनाई थी जब वो तकरीबन 5 साल की थी। फाइक ने उसे पहला तोहफा एक गुड़िया दी थी। ये याद करते वो मुस्कुरा दिया। ये दूसरी सालगिरह मना रहा था। अबीहा, जो कि फारिया को सुलाने में मसरूफ़ थी, पर वो जैसे ही बाहर गई तो फाइक ने उसके लिए सरप्राइज़ प्लान किया था। उसे ख़ास स्पेशल फ़ील करवाना चाहता था वो। इतनी ज़्यादा सजावट देख अबीहा दंग रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब फाइक ने उसके लिए किया है। और फिर जब फाइक ने उसे इजहार मोहब्बत किया तो अबीहा की आंखों से आंसू खुद ब खुद बहने लगे। उसने ये उम्मीद दिल से कब से निकाल दी थी कि ज़िंदगी में कभी भी फाइक अपने माजी की वजह से पहले जैसा होगा, लेकिन शायद फाइक ने अपने माजी को भुला दिया था और अब अपने हाल में जीने लगा था। अबीहा ने ये सच किसी को नहीं बताया था कि फाइक ने उससे बदले के लिए शादी की थी। वो शादी के शुरू में हमेशा ये कोशिश करती थी कि किसी भी तरीके से अपने मामा बाबा को बता सके, लेकिन वो उस डर से चुप हो जाती कि उसकी शादी टूट जाएगी। पर अब उसने सुकून का सांस लिया और शुक्र किया था कि अगर ये सच्चाई वो किसी को पहले बता देती तो उसकी ज़िंदगी शायद सच में तबाह हो जाती, मगर अब वो बिल्कुल पुरसकून थी।